ओके स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट फाइल है हमारे पास जो आपको मैंने शेयर की है ग्रुप्स के अंदर, तो इसको आपने अब देखना है। अब ये हमारे पास यूनिट 2 है, वही है मैथमेटिकल एनालिसिस एंड मॉडलिंग जो मैंने आपको थोड़ी सी पहले इजी वर्ड्स में करवा दी है। अब इसमें देखेंगे हमने करना क्या है। इस टॉपिक में से मैथमेटिकल मॉडलिंग वाले टॉपिक में से कोई भी डेफिनेशन आपके पेपर में शामिल नहीं होगी, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे आपको। तो सिंपल इसको मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, आपका मैथमेटिकल एनालिसिस एंड मॉडलिंग क्या है, ये सिंपल रीडिंग है जो हम समझ चुके हैं वो आपने कर लेनी है। ये डिटर्मिनिस्टिक मॉडल का लिखा हुआ है एंड यू नो व्हाट आर डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, तो इसको भी हम आगे गुजार रहे हैं। आगे है जी इसकी टाइप्स हैं। टाइप्स कितनी तरह की होती हैं जी? 3 तरह की टाइप्स होती हैं, लीनियर मॉडल्स, नॉन लीनियर मॉडल्स एंड सिस्टम डायनामिक मॉडल्स। तो लीनियर मॉडल्स वो हैं जो हमने अभी पढ़े हैं, नॉन लीनियर मॉडल जब आते हैं तो उसकी तरफ आपको मूव करवाएंगे और देन हम जाएंगे सिस्टम डायनामिक मॉडल्स की तरफ। अब सिस्टम डायनामिक मॉडल्स आपके लिए न्यू टर्म होगी, तो इसमें सिर्फ ये आप लोग अभी याद रखें अभी तक के लिए कि सिस्टम डायनामिक मॉडल्स में क्या होता है स्टूडेंट्स के जो वेरिएबल है वो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है सिस्टम के अंदर। और ये जो सिस्टम डायनामिक मॉडल्स है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये सिस्टम में चेंज होने वाली तब्दीलियों को पढ़ते हैं। तो ये फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स में, इंजीनियरिंग में और बायोलॉजिकल साइंसेज में हम लोग यूज करते हैं। तो विद इन द एग्जांपल्स वी विल लर्न अबाउट देम टू। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे जी लीनियर मॉडल्स है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। स्लोप के बारे में थोड़ी सी बात दोबारा से कर लेते हैं कि अगर स्लोप क्या होती है। स्लोप एक्चुअली चेंज को डिफाइन करती है, ठीक है, कि एक्स वेरिएबल के हिसाब से वाई वेरिएबल में क्या चेंज आ रही है। तो स्लोप के लिए जो एक फार्मूला हम लोग बेसिकली यूज करते हैं वो यूज करते हैं y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2, यानी चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ओवर चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक सिंपल मैं आप लोगों को एग्जांपल करवाता हूं। अगर फर्ज करें मेरे पास एक ये ग्राफिकल सिस्टम पड़ा है और मेरे पास कोई इक्वेशन पड़ी हुई है, ठीक है। मैं इस इक्वेशन के अंदर से 2 पॉइंट ले रहा हूं, अपनी मर्जी से ये पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है। ये पॉइंट मैंने ले लिया और एक मैंने पॉइंट ले लिया ये वाला। मैं कह रहा हूं कि जी इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है जी 1 और 3, ठीक है। और जहां पे मैं बात कर रहा हूं जी ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है 3 और 5। रैंडमली मैं बात कर रहा हूं, ये वाली 1 और 3 एक मैंने कोऑर्डिनेट ले लिए और फिर मैंने कोऑर्डिनेट लिए 3 और 5। तो ये मेरे पास जो पॉइंट होता है, आपको पता है पॉइंट किस में शो होता है? हमेशा एक्स वाई की फॉर्म में, ओके। तो जब ये पॉइंट है ये शो कर रहा होगा x1 और ये हमारा पॉइंट होगा y1 कोऑर्डिनेट, सॉरी इस पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये होगा हमारा x2 कोऑर्डिनेट और ये होगा हमारा y2 कोऑर्डिनेट। और अगर हम चेंज को यहां पे स्टडी करेंगे, स्लोप को हम लोग स्टडी करेंगे, तो हम लोग स्लोप को स्टडी करते हुए लिखेंगे इनकी वैल्यूज, यानी हम लिख सकते हैं जो फार्मूला है y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। ये बात याद रखनी, जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो हम इनके साइन भी और यानी कोऑर्डिनेट की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। चलें जिस तरह फार्मूला में मौजूद है उसी तरह से हम कर लेते हैं 3 माइनस 5 यानी y1 माइनस y2 और यहां पे आ जाएगा x1 माइनस x2। तो x1 हमारे पास कितना है 1 माइनस 3, तो हमारे पास जो फाइनल आ जाएगा 3 माइनस 5 वी गेट माइनस 2 ओवर माइनस 2 वी गेट 1 एज आवर स्लोप। तो इसका मतलब है कि स्लोप जो आई है 1 आई है हमारे पास। स्लोप ये डिफाइन करी है फॉर एवरी चेंज फॉर 1 यूनिट ऑफ x वी गेट 1 यूनिट चेंज इन y, ओके। होप सो कि स्लोप आपको क्लियर होगी। अगर किसी इक्वेशन में मेरे पास ऐसे लिखा हो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो ये जो स्लोप है, ये स्लोप ये मुझे बताती है कि अगर x में 1 यूनिट चेंज आएगी तो y में टोटल कितनी चेंज आएगी? 2 यूनिट चेंज आएगी। तो स्लोप हमारे पास ये नंबर होता है। तो सिंपली इस इक्वेशन को इस तरह से लिखा होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये स्लोप के ऊपर थोड़ी सी हमने बात की है। नाउ मूविंग नेक्स्ट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल थी, इस एग्जांपल को जरा देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, सपोज यू हैव टेकन अ जॉब एज सेल्स पर्सन। आपको एक सेल्स पर्सन की जॉब मिल गई है। योर एम्प्लॉयर हैज स्टेटेड दैट योर सैलरी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट यू सेल ईच वीक। A linear function is given for you, given by your employer for you for weekly salaries as y is equal to fx equal to 3x plus 25, where y is the weekly salary in dollars and x is the number of units you sell each week. Find your salary at the end of this. स्टूडेंट एक सिंपल सी ये एग्जांपल है, इसमें आपको बताया गया कि आपकी सेल पर्सन की एक जॉब है और आपका जो एम्प्लॉयर है, आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी दे रहा है इस मॉडल की बेस पे, और जो एक्स है वो आप नंबर ऑफ यूनिट जो बेचेंगे
और 25 जो है वो आपकी एक बेसिक सैलरी है। तो आपने इसके लिए फाइंड आउट क्या करना है, आपने करना है अपनी सैलरी फाइंड आउट करनी है फॉर वीक्स, 10 वीक्स और इंटरप्रेट करना है रिजल्ट्स को। स्टूडेंट क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे वीक्स नहीं आने, यहाँ वीक की जगह पे आना था यूनिट्स। फॉर सेलिंग ऑफ 4 यूनिट्स, फॉर सेलिंग ऑफ 10 यूनिट्स। तो जरा ठीक कर लीजिएगा पीडीएफ में कि यानी कि ये हमने वो सैलरी फाइंड आउट करनी है कि अगर मैं 3 यूनिट बेचूं या 4 बेचूं या 10 बेचूं तो मुझे कितनी सैलरी मिलेगी। क्योंकि फंक्शन आपके पास मौजूद है y इज इक्वल टू 3x प्लस 25। सिंपली आप क्या करेंगे, जो x है नंबर ऑफ यूनिट्स है, आप x जब 4 पुट करेंगे तो आपका ये आपकी टोटल सैलरी बन जाएगी $37। तो इसी तरह जब आप 10 यूनिट्स बेच रहे हैं तो आप x या कितना पुट करेंगे 10, तो ये आपकी सैलरी बन जाएगी $55। और तीसरा सवाल हमारे पास ये था, इंटरप्रेट द स्लोप फैक्टर एंड फिक्स्ड नंबर, कि ये जो हमारे पास मॉडल गिवन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 25, इसमें बताएं कि ये जो स्लोप फैक्टर 3 है ये हमें क्या बता रहा है, ये हमारी स्लोप है कि ये स्लोप फैक्टर हमें क्या बता रहा है और 25 हमें क्या बता रहा है। तो स्टूडेंट्स 25 तो एक है बेसिकली कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट नंबर हमें ये बता रहा है कि मेरी फिक्स सैलरी है कि अगर मैं कोई भी यूनिट नहीं बेचता तो मुझे $25 सैलरी मिलेगी। और ये स्लोप फैक्टर ये बता रहा है फॉर सेलिंग ऑफ एवरी यूनिट ऑफ x आई विल गेट एक्स्ट्रा $3। ओके, स्लोप ये बताता है, चेंज ये बताता है हमें कि अगर x का एक यूनिट वो बेचता है तो उसे एडिशनल $3 उसकी सैलरी के साथ मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे मार्जिनल वैल्यूज को। मार्जिनल वैल्यूज क्या होती हैं, डेफिनेशन पहले रीड आउट कर लेते हैं। अ वैल्यू विच इज ऑब्टेन्ड बाय एंटरटेनिंग व्हाट सेलिंग परचेजेस एक्सेट्रा और वन एडिशनल यूनिट एट एनी ऑपरेटिंग स्टेज इज कॉल्ड मार्जिनल वैल्यू। सिंपली क्या चीज है इसने भी डिफाइन की है, इसने कहा भी आप कोई भी काम कर रहे हो, आप किसी कंपनी को रन कर रहे हैं, आप किसी कंपनी में कुछ चीजें सेल भी करते हैं, कुछ परचेज भी करते हैं। उस कंपनी में सेलिंग और परचेजिंग के ऑपरेटिंग स्टेज के अंदर कभी भी आप अगर एक एडिशनल वैल्यू ऐड करते हैं या एडिशनल वैल्यू सेल करते हैं तो उसकी परचेजिंग वैल्यू या उसकी जो सेलिंग वैल्यू होती है उस स्पेसिफिक आइटम के लिए, उस स्पेसिफिक यूनिट के लिए, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल वैल्यू। एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको ये मजीद क्लियर हो जाएगा। कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू की वो एग्जांपल हमें दे रहा है। रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू होता है अगर आप कोई चीज सेल करते हो तो सेल करने पे आप जो पैसे हासिल करते हैं उस पैसे को आप कहते हैं कि ये हमारा रेवेन्यू है। इट इज द एडिशनल रेवेन्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेलिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। कहते हैं ये वो एडिशनल रेवेन्यू होता है जो आप एक मजीद यूनिट बेचते हैं या अपनी एक मजीद सर्विस बेचते हैं, उसके अगेंस्ट जो आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज सेलिंग बुक्स एट द रेट ऑफ ₹550 पर बुक वे रिटर्न प्राइस इज 600। कि एक बंदा है उसके पास जो बुक्स है उस पर जो प्राइस आया गया वो 600 का है लेकिन वो बुक बेच रहा है 550 रुपीज की। सपोज एट द सेल ऑफ 10th बुक, ये आ गया ऑपरेटिंग स्टेज पे एक स्पेसिफिक यूनिट, एक एडिशनल यूनिट, कि उसने 10th बुक जब बेची है तो 10th बुक पे शॉपकीपर रिसीव 530 फ्रॉम सम स्टूडेंट इंस्टेड ऑफ 550। तो उसने क्या किया, 550 के बजाय उसने 530 रुपीज कलेक्ट किए। तो हम कहेंगे जो मार्जिनल रेवेन्यू है ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल ऑफ 10th बुक इस यूनिट के लिए विल बी 530। स्टूडेंट्स क्लियर कि उसने जो 10th बुक के लिए रेवेन्यू इकट्ठा किया, जो मार्जिनल रेवेन्यू इकट्ठा किया वो उसने किया 530। इसीलिए इसी तरह से हम कह सकते हैं कि सेल ऑफ 20th बुक ही गिव्स द बुक इन ₹580, कि उसने जो अपनी 20th बुक बेची है स्टूडेंट, उसने वो बेची है 580 रुपीज की। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मार्जिनल रेवेन्यू उसने 20th बुक के लिए गेन किया वो कितना है, 580 रुपीज। यानी कि स्पेसिफिकली उसी यूनिट के लिए, उसी टर्म के लिए जिसको हम डिस्कस कर रहे होंगे, यानी एडिशनल आप जब बात करते हैं एक यूनिट की। कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इफ यहां पे एक नोट है इंपॉर्टेंट, इसको भी देख ले। इफ समवेयर देयर इज अ फिक्स्ड प्राइस शॉप देन एवरी यूनिट विल बी सेल आउट एट द सेम प्राइस। अगर कोई फिक्स्ड प्राइस शॉप है लाइक बाटा है तो वहां पे आपको पता है कि फिक्स प्राइस होती है, प्राइसेस चेंज नहीं होती। तो इसमें हम कह सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू विल बी कांस्टेंट फंक्शन इन सच सिचुएशन। तो उनमें क्या होता है कि जो मार्जिनल फंक्शन है वो आपका कांस्टेंट होता है, उसमें मार्जिनल प्रॉफिट भी, मार्जिनल कॉस्ट भी और मार्जिनल रेवेन्यू भी, सारी चीजें कांस्टेंट हो जाती हैं क्योंकि उसमें चेंजिंग नहीं आती। ठीक है, मार्जिनल का मतलब ही यह है कि जब आपने एक एडिशनल यूनिट में कुछ डिस्काउंट करना है, वो चाहे आप सेलिंग साइड पे जा रहे हैं या परचेजिंग साइड पे जा रहे हैं, तो वो आपकी मार्जिनल वैल्यू कहलाती है। अब टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं स्टूडेंट्स। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, द मनी विच फ्लोज इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम आइदर सेलिंग प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज कॉल्ड रेवेन्यू।
यानी आप अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं या आप खुद की सर्विसेज बेच रहे हैं, तो आपको तब जो वैल्यू हासिल होती है उसको आप कहते हैं आपका रेवेन्यू है। तो टोटल रेवेन्यू जब भी हमने कभी कैलकुलेट करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्राइस ऑफ अ यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी सोल्ड को। एक बंदे ने 10 बुक्स बेची हैं और हर बुक उसने 10 रुपए की बेची है, तो उसका टोटल रेवेन्यू कितना होगा, 100 रुपीज। तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस ऑफ यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी सोल्ड। अब एक एग्जांपल है जी, इसको आपने देख लेना है, मैं सिंपल बता देता हूँ क्या लिख रहा है। वो लिख रहा है जी कि एक बंदे ने जो इंग्लिश बुक है वो 415 पर बुक के हिसाब से उसने सेल की है, और उसने टोटल जो सेल की है उसने 2500 बुक्स को सेल किया है। तो हमने इसका टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है। तो टोटल रेवेन्यू क्या करेंगे, सिंपली 415 मल्टीप्लाई बाय एक्स। पहले इसका मॉडल बना लें, अगर आप मॉडल बनाना चाह रहे हैं तो एक्स कितने हैं जी, 2500 उसने बुक सेल की हैं, तो उसका टोटल रेवेन्यू जो इकट्ठा होगा वो होगा 1,37,500। इसी तरह मार्जिनल प्रॉफिट की बात है कि जो एडिशनल यूनिट पे वो जो प्रॉफिट हासिल करेगा स्पेसिफिकली उस टर्म के लिए या उस यूनिट के लिए, उसको हम कहेंगे उसका मार्जिनल प्रॉफिट। एक सिंपल सी एग्जांपल फिर बता देता हूँ, वही वाली एग्जांपल है कि एक बंदा है जी, अ पर्सन इज सेलिंग बुक्स एट द रेट ऑफ ₹550 पर बुक वेयर द प्राइस और वेयर ही परचेज दिस बुक एट 400 पर बुक। तो यानी वो बेच रहा है 550 की और उसने वो परचेज किया 400 की, तो इसका मतलब है वो प्रॉफिट कितना हासिल कर रहा है, 150 रुपीज हासिल कर रहा है। लेकिन उसने क्या किया, जो 10th बुक है उस पर्सन ने वो सेल कर दी 530 की। यहां पे है मजा, इट सीम्स दैट बाय सेलिंग ईच बुक ही इज अर्निंग ₹150। सपोज एट द सेल ऑफ 10th बुक शॉपकीपर रिसीव्स 530 फ्रॉम सम स्टूडेंट इंस्टेड ऑफ 550। तो इसका मतलब कि उसने जो 10th बुक पे मार्जिनल प्रॉफिट हासिल किया वो कितना हासिल किया, 130। तो इसी तरह अगर उसने कहीं पे वो बुक बेच दी है 400 की इंस्टेड ऑफ 550, तो हम कहेंगे कि उसने कोई भी प्रॉफिट उस पर हासिल नहीं किया। तो मार्जिनल प्रॉफिट obtained फ्रॉम द सेल ऑफ 20th बुक विल बी 0। के ऑपरेटिंग स्टेज पे यानी कि वो काम कर रहा है, किसी भी एक स्टेज पे आके वो उस स्पेसिफिक वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहता है, उसके लिए वो प्रॉफिट भी फाइंड आउट कर सकता है, रेवेन्यू भी फाइंड आउट कर सकता है या कॉस्ट भी फाइंड आउट कर सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मार्जिनल कॉस्ट है आपके पास, सिमिलरली आपने पढ़ना है। अब थोड़ी सी चीजें जो मैंने आपको टोटल कॉस्ट बनाने के लिए बतानी है उसके ऊपर आपने फोकस करना है। जब भी हम टोटल कॉस्ट बनाते हैं किसी चीज की, तो टोटल कॉस्ट डिपेंड करती है दो चीजों पे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। अभी हमने जब स्टार्ट में मॉडलिंग की थी तो जब हमने टैक्सी फेयर मॉडल देखा था तो उसमें भी कुछ बेस फेयर था, यानी वो फिक्स्ड कॉस्ट थी, और जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थी वो यानी कि अगर वो डिस्टेंस यूनिट था या हमारे पास वो एक हमने आवर्स वाली एग्जांपल की वो है, तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आप ये समझ लें सिंपली कि कॉस्ट फंक्शन जब भी हम लोगों ने बनाना है, अगर कोई बंदा एक अपनी कंपनी रन कर रहा है तो कंपनी बनाते हुए उसने जो खर्चे किए हैं वो उसके फिक्स्ड कॉस्ट में आएंगे, या वो जो एनुअली उसका रेंट पे कर रहा है वो उसका फिक्स्ड होगा, या वो कोई कह लें कि कोई काम कर रहा है उसने कुछ मशीनरी इंपोर्ट किया, वो मशीनरी के लिए जो वो पैसे देगा, जो कीमत अदा करेगा, वो भी उसकी फिक्स्ड कॉस्ट में आएगी। फिर वो वहां पे अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है, कोई चीज तैयार कर रहा है, तो उसके ऊपर जो उसकी कॉस्ट आएगी वो वेरिएबल होगी। ठीक है, दो तरह की कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स्ड कॉस्ट। एग्जाम्पल करते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये सिंपल एग्जाम्पल है, ये नहीं मैं आपको करवा रहा, थोड़ी सी इससे अच्छी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करवाता हूं। अब एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 4, अ फर्म विच प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट इज इंटरेस्टेड इन डिटरमिनिंग अ फंक्शन दैट एक्सप्रेसेस एनुअल टोटल कॉस्ट y एज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड x। एक जी फर्म है, वो एक प्रोड्यूस कर रही है सिंगल प्रोडक्ट, और अब वो इंटरेस्ट है जी कि उसको डिटरमिन करे, एक फंक्शन बनाए, कॉस्ट फंक्शन बनाए, और उसमें उसकी एनुअल टोटल कॉस्ट शो, और वो उसको कह रहा है जी y वेरिएबल उसने डिफाइन किया है एज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस x। इन सिंपल वर्ड्स वो ये चाह रहा है कि मेरी कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, मैं उस प्रोडक्ट के लिए फाइनल कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहता हूं, और मैं इस तरह से फाइंड आउट करना चाहता हूं मैथमेटिकल मॉडलिंग के जरिए कि अगर मेरी कंपनी 5000 यूनिट बनाती है तो मुझे पता हो कि मेरी कॉस्ट कितनी होगी, अगर 10,000 यूनिट बनाती है तो मुझे पता हो मेरी कॉस्ट कितनी होगी, अगर 20,000 यूनिट बनाती हो तो मुझे पता हो कि मेरी कॉस्ट कितनी होगी। तो ये मैथमेटिकल मॉडलिंग के जरिए ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब उसने जो अकाउंटेंट्स थे, अकाउंटेंट्स इंडिकेट दैट फिक्स्ड एक्सपेंडिचर ईच ईयर आर $50,000। यहाँ पे अब आपने जरा फोकस करना है। उन्होंने कहा जी जो सर इसके जो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स हैं
वो $50,000 है, यानी कि आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितनी आ गई, $50,000। उसके बाद उन्होंने कहा दे आल्सो हैव एस्टिमेटेड दैट रॉ मटेरियल कॉस्ट फॉर ईच यूनिट प्रोड्यूस्ड आर $5.50, कि हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं हर प्रोडक्ट के लिए, हर एक प्रोडक्ट के लिए $5.50 हमारे लगते हैं एज अ रॉ मटेरियल। और उसके बाद एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट आर $1.50। देखो जब बात आनी है पर यूनिट की तो वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी कि हर एडिशनल यूनिट के लिए हमें इतनी कॉस्ट देनी पड़ेगी, लेबर कॉस्ट इतनी देनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल कॉस्ट इतनी देनी पड़ेगी, एंड ये जो लेबर कॉस्ट होगी ये आएगी इसकी असेंबली डिपार्टमेंट में। उसके बाद कह रहा है $0.75 इन द फिनिशिंग रूम। अब फिनिशिंग रूम में भी हर एक यूनिट के लिए आपको इतने डॉलर देने हैं, एंड $1.25 इन द पैकिंग एंड शिपिंग डिपार्टमेंट्स। और आपने जब बात करनी है पैकिंग और शिपिंग डिपार्टमेंट की तो वहां पे भी हमने इतने डॉलर उसको पे करने हैं। तो यहाँ पे 4 तरह की हमें वेरिएबल कॉस्ट नजर आ रही है। तो टोटल कॉस्ट बनाने के लिए हमने स्टार्ट में बात की थी, क्या करते थे, टोटल कॉस्ट जब भी हम लोग बनाते थे तो हम टोटल कॉस्ट को कैसे लिखते थे, टोटल कॉस्ट मेरे पास होती थी स्टूडेंट्स, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। अब जो वेरिएबल कॉस्ट है वो मैं अभी कैलकुलेट करूंगा, फिक्स्ड कॉस्ट तो मेरे पास कैलकुलेटेड ऑलरेडी है विच इज $50,000। तो वेरिएबल कॉस्ट में जहां जहां हमें वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है उन तमाम वेरिएबल कॉस्ट को हम ऐड करेंगे। हियर वी आर, हमने किया 5.50 फॉर द रॉ मटेरियल, 1.50 फॉर द लेबर कॉस्ट, 0.75 फॉर द फिनिशिंग एंड $1.25 फॉर द शिपिंग। तो टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास बनी वो बनी $9, यानी हर एक यूनिट की जो वेरिएबल कॉस्ट आएगी वो मेरे पास आएगी $9। तो स्टूडेंट इसी तरह से मैं अगर इसके लिए टोटल कॉस्ट का फंक्शन बनाता हूं तो मेरे पास वो फंक्शन क्या बनेगा, टोटल कॉस्ट को हम लिख लेते हैं। जब फंक्शन की फॉर्म में लिखना तो आप इसको C ऑफ X लिख लेते हैं। तो ये जो C ऑफ X है ये भी एक्चुअली आपके पास Y को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम Y से ही लिखते हैं, और यहाँ पे क्योंकि हम कॉस्ट फंक्शन इसे बोल रहे हैं तो हम इसे C ऑफ X की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिस तरह हम लिखते थे Y इज इक्वल टू F ऑफ X। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट टोटल कॉस्ट दोबारा से फार्मूला आ गया हमारे पास, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट अभी हमने देखी हमारे पास कितनी है, $9। तो 9 के साथ स्टूडेंट्स हमने ऐड कर लिया वेरिएबल को, कि वेरिएबल कितना है जी, वेरिएबल यहाँ पे x क्या है जी, नंबर ऑफ यूनिट्स, प्लस फिक्स्ड कॉस्ट $50,000। मतलब कि अब ये उसने वो मॉडल बना लिया, इस मॉडल में वो सिंपली नंबर ऑफ यूनिट्स लिखेगा, वो बता सकता है मेरी कॉस्ट कितनी आएगी। तो देखें मैथमेटिकल मॉडलिंग कितनी आसान और कितना हमारे लिए हेल्पफुल है, कि अगर उस बंदे ने 50 यूनिट बनाने हैं वो सिंपली x या 50 पुट करेगा, उसे पता चल जाएगा मेरी कॉस्ट कितनी आएगी। उसने अगर 10,000 यूनिट बनाने हैं, x की जगह 10,000 पुट करेगा तो उसे पता चल जाएगा मेरी कॉस्ट इतनी आएगी। तो अगर उसने बजटिंग बनानी है तो उसके लिए बजट बनाना आसान होगा, या उसने अपनी पॉकेट को देखना है, वो अपने पॉकेट को देखते हुए ये फैसला कर सकता है कि यार मैं इतने यूनिट बना लेता हूं तो मेरा जो बजट है वो आउट नहीं होगा। अब शुरू आगे बात करते हैं लीनियर प्रॉफिट फंक्शन की। तो प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट सबको पता है, जो आप सेलिंग प्राइस में से जब परचेजिंग प्राइस माइनस करते हो तो आप उसको क्या कहते हैं जी, मुझे मेरा प्रॉफिट आ गया है। अगर कम हो जाएगा, माइनस में आंसर आएगा तो लॉस हो जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। रेवेन्यू हम पहले बात कर चुके हैं, जो आपकी सेलिंग प्राइस होती है वो आपका रेवेन्यू होता है। तो प्रॉफिट भी आपको आता है स्टूडेंट्स। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये जी मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 5, थोड़ा सा फोकस करिएगा, इजी है, मुश्किल नहीं है। अ फर्म सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर $65 पर यूनिट। स्टूडेंट यहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है रेवेन्यू फंक्शन की। जब सेल का वर्ड आना है तो वो आपका रेवेन्यू फंक्शन जनरेट हो रहा है, कि वो जो फर्म है जी वो सिंगल प्रोडक्ट बेच रही है $65 पर यूनिट, ठीक है। तो जब मैं सोल्यूशन में आता हूं, मैं यहाँ पे देखें सेल प्राइस पर यूनिट $65। तो जब हमने वो सैलरी वाला फंक्शन बनाया तो हमने कैसे बनाया था, y इज इक्वल टू 20x। इसी तरह से हमने बनाया था कि वो अगर $20 पर आवर वो अर्न कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी हमारे पास एक फंक्शन है वो बना सकते हैं कि जो बंदा वो बेच रहा है वो हर बुक को बेच रहा है, सॉरी वो क्या प्रोडक्ट है जी, मैं बुक कह देता हूं, वो एक प्रोडक्ट बेच रहा है जी $65 की, ठीक है। तो हमारे पास जो फंक्शन बन रहा है वो क्या बन रहा है, y इज इक्वल टू 65x, y इज इक्वल टू 65x। क्योंकि ये रेवेन्यू फंक्शन है तो रेवेन्यू फंक्शन को हम किससे शो करते हैं, r ऑफ x के साथ। तो y को हमने रिप्लेस कर दिया r ऑफ x के साथ। होप सो यहां तक क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं जी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आर $20 फॉर मटेरियल्स
एंड $27.50 फॉर लेबर। दो तरह की वेरिएबल कॉस्ट हो रही है, इन दोनों को एडअप कर ले, 27.50 एंड $20। इसको यहाँ पे उसने एडअप किया हुआ तो एडअप होके हो जाता है जी 47.50। और जो फिक्स्ड कॉस्ट है, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट आर $100,000। तो यहाँ पे आपके पास ये फिक्स्ड कॉस्ट भी आ गई $100,000। तो फार्मूला वही है जो हमने पहले पढ़ा है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। तो स्टूडेंट अब हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन भी जनरेट हो चुका है और हमारे पास कॉस्ट फंक्शन भी जनरेट हो चुका है। तो हमें क्वेश्चन क्या था, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि कंस्ट्रक्ट अ प्रॉफिट फंक्शन स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो आपने प्रॉफिट फंक्शन बनाना है एक्स की टर्म्स में, यानी जनरल फॉर्म आपने बनानी है। तो प्रॉफिट फंक्शन कैसे मिलता था हमें पता है प्रॉफिट फंक्शन मिलते हैं रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू फंक्शन यहां से हमने पिक किया, उसकी वैल्यू लिखी, कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू लिखी, दोनों को आपस में क्या करना है माइनस टू गेट ओवर प्रॉफिट फंक्शन। स्टूडेंट थोड़ा सा सिंपल मैथमेटिक्स किया तो हमारे पास जो प्रॉफिट फंक्शन है वो आ गया 17.50x माइनस 100,000। अब ये फंक्शन इतना फ्रूटफुल है कि अगर एक कंपनी ने सालाना बेचे हैं 1000 यूनिट, वो कहती है मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, सिंपल वो एक्स की जगह 1000 पुट करेगी तो उससे पता चल जाएगा 1000 यूनिट सेल करने पे उसने क्या प्रॉफिट हासिल किया। इसी तरह कॉस्ट फंक्शन में वो अगर एक्स की जगह 1000 लिखता है तो वो 1000 यूनिट्स की कॉस्ट फाइंड आउट कर सकता है, या सिंपल रेवेन्यू फाइंड आउट करना चाहता है तो वो भी वो कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आ गया वही सवाल के व्हाट प्रॉफिट इज अर्न्ड इफ एनुअल सेल्स आर 20,000 यूनिट्स, के अगर उस कंपनी ने 20,000 यूनिट्स बेचे हैं तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ है। तो सिंपली हम क्या करेंगे जी, इस एक्स की जगह पुट करेंगे 20,000 तो आपके पास आंसर आ जाएगा। हियर वी आर, वी पुट x इज इक्वल टू 20,000 इंस्टेड ऑफ x, सो वी गेट 2,50,000। ठीक है, तो हमें 2,50,000 का प्रॉफिट उसके ऊपर अर्न हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड इसमें क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन इसी सवाल में था, हाउ मैनी यूनिट्स आर सेट टू बी सेल टू अटेन ब्रेक इवन। यहां पे एक न्यू टर्म आपके पास आ गई ब्रेक इवन। ब्रेक इवन क्या होता है स्टूडेंट, ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है जब कंपनी ना तो प्रॉफिट में होती है ना ही लॉस में होती है, यानी ब्रेक इवन इज द पॉइंट वेयर द रेवेन्यू इज इक्वल टू द कॉस्ट। जब रेवेन्यू आपके पास कॉस्ट के बराबर हो जाता है तो उस वक्त आप ना तो प्रॉफिट में होते हैं ना लॉस में होते हैं, उस सिचुएशन को स्टूडेंट हम बोलते हैं ब्रेक इवन। यानी ब्रेक इवन हमें इन सिंपल वर्ड ये बता देगा कि अगर वो कंपनी कुछ प्रोडक्ट्स बना रही है, कुछ यूनिट्स बना रही है, कितने यूनिट बेचे तो उसकी कॉस्ट पूरी हो जाती है, या कितने नंबर ऑफ यूनिट्स के बाद उसका प्रॉफिट गेन होना स्टार्ट होगा। अभी स्टार्ट करते हैं जी, ऊपर से देखते हैं ब्रेक इवन को। ये देखें जी स्टूडेंट, ब्रेक इवन के लिए हमने क्या किया, रेवेन्यू को रखा कॉस्ट के इक्वल। रेवेन्यू फंक्शन हमारे पास था 65x और कॉस्ट फंक्शन हमारे पास ये था। हल करने पे हमने x की जो वैल्यू निकाली, x की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास आई 5714.28। तो क्योंकि यूनिट्स हैं वो पॉइंट्स में तो नहीं प्रोड्यूस होंगे, तो हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं एग्जैक्ट नंबर्स में, यानी 5715 यूनिट्स, यानी इतने यूनिट्स अगर कंपनी बनाएगी तो उसको ब्रेक इवन हासिल होगा, यानी उसका जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसकी कॉस्ट के इक्वल होगा। नाउ मूविंग फर्दर, तो आप डिमांड फंक्शन भी इसी तरह से बना सकते हैं स्टूडेंट्स, पढ़ लें, बिल्कुल सिंपल है। एक और एग्जांपल है जी आपके पास, लीनियर फंक्शन इन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अच्छा, अब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो मोर देन 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज में भी एक सवाल है जिसमें 3 और 4 वेरिएबल के साथ आपको एक फंक्शन बनाने का बोला गया है। जब भी लीनियर फंक्शन इन्वॉल्विंग 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 एंड x2 एंड 1 डिपेंडेंट वेरिएबल y हैज जनरल फॉर्म, तो स्टूडेंट इसकी जनरल फॉर्म इस तरह की होती है, यानी जब पहला वेरिएबल है उसके साथ आप लेटर a ऐड कर दें, दूसरे वेरिएबल के साथ आप लेटर b मल्टीप्लाई कर दें और लास्ट पे आप कांस्टेंट लिख लें। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन के अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो मोर देन 1 हो सकते हैं, लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो 1 नहीं होगा। तो एक एग्जांपल आएगी तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अज्यूम दैट अ सेल्स पर्सन सैलरी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड ईच ऑफ द 2 प्रोडक्ट्स x1 एंड x2। फर्ज करें जी एक सेलमैन है, वो एक आउटलेट पे काम कर रहा है, वहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स वो सेल कर रहा है और हम यहाँ पे सिर्फ 2 ब्रांड्स को डिस्कस कर रहे हैं, यानी 2 ब्रांड्स को वो बेचेगा तो उसकी सैलरी बनेगी। उसकी सैलरी के लिए जो फंक्शन उन्होंने दे दिया, फंक्शन ये है 5x1 + 3x2 + 25। तो यहाँ पे भी 25 समझ लें उसकी बेसिक सैलरी है। 5x1 और 3x2 क्या स्टैंड कर रहे हैं, x1 का मतलब है कि ब्रांड 1 है और x2 का मतलब है कि ब्रांड 2 की प्रोडक्ट है। ब्रांड 1 की वो प्रोडक्ट बेचता है तो उसको $5 मिलते हैं, ब्रांड 2 की वो प्रोडक्ट बेचता है तो उसको $3 मिलते हैं। क्लियर? तो अब एक ऐसा ही उसने सिचुएशन दे दी है, सवाल बनाए, फाइंड द सैलरी ऑफ द सेल पर्सन इफ
30 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट 1 एंड 20 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट 2 आर सेल्ड आउट। तो हमने क्या करना है जी, 30 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट 1 x1 की जगह आप पुट कर देंगे 30 एंड 20 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट 2 x2 की जगह स्टूडेंट आप पुट कर देंगे 20 और इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दोगे तो आप उसकी फाइनल सैलरी बना लोगे। यहाँ पे किया भी हुआ है, ये देखें x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यूज पुट की है। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, इसको आप खुद से कर लीजिएगा क्योंकि उसने ये 25 ऐड नहीं किया, यहाँ पे 25 भी ऐड होना था तो ये मिलके बन जाना था, फिर आ जाएगा 235। ओके, अगर इस तरह की छोटी सी मिस्टेक्स हैं तो आप खुद दूर कर लीजिएगा। अब हम पहुंच जाते हैं जी स्टूडेंट एक्सरसाइज पे। तो ये मैं अलग से देख लूँगा, आपने इसके लिए खुद बनानी है, कॉस्ट फंक्शन भी और सब कुछ, ये इसके आंसर्स भी साथ मौजूद है, मैं इसके लिए अलग से वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के अबाउट, ठीक है, कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे होते हैं और मैथमेटिकल मॉडलिंग में इनका क्या रोल है। लेट्स टेक अ एग्जांपल। अगर मैं लिखता हूं 2 रेज़ टू पावर 0, इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या आएगा आपके पास 1। 2 रेज़ टू पावर 1, इसका आंसर आपके पास क्या आएगा 2। 2 रेज़ टू पावर 2, इसका आंसर आपके पास क्या आएगा 4। 2 रेज़ टू पावर 3, इसका आंसर क्या आएगा आपके पास 8। 2 रेज़ टू पावर 4, इसका आंसर स्टूडेंट आपके पास क्या आएगा 16। स्टूडेंट अभी तक हमने जो मॉडल पढ़े थे वो हमने पढ़े थे लीनियर मॉडल, उसमें क्या होता था चेंज कांस्टेंट होती थी, जितनी चेंज x में आती थी उसी हिसाब से y में चेंज आती थी। अब यहाँ पे देखें, अगर x में 0 मैंने पुट किया है, समझ लें कि वेरिएबल मेरा यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, 0 1 2 3 4, 0 था तो आंसर आया 1। अगर इसको 1 रखा यानी 0 से 1 किया, यहाँ पे भी 1 से 2 हो गया, 1 यूनिट का चेंज आया। जब इसे 1 से 2 किया, यहाँ तो 1 यूनिट चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पे 2 से 4 हो गया यानी 2 यूनिट चेंज हो गया। यहाँ 2 से 3 फिर 1 यूनिट चेंज किया, लेकिन ये 4 से 8 हो गया, 4 यूनिट चेंज आ गया। फिर 3 से 4 किया, ये बन गया 8 से 16। तो हमने यहाँ पे देखा कि चेंज कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे चेंज वेरिएबल है। तो और ये जो वेरिएबल है ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये एक्सपोनेंट में पड़ा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है स्टूडेंट, ये ग्रोथ मॉडल्स और डिके मॉडल्स में यूज होते हैं। इसमें क्या होता है, चेंज कांस्टेंट नहीं होती, बहुत जल्दी या तो ग्रोथ होती है या बहुत जल्दी डिके हो जाता है। क्लियर। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन आप लोग देख लें यहाँ पे, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बी ऑफ एक्स। ये जो वेरिएबल है ये एक्सपोनेंट में पड़ा हुआ है। इसकी और एग्जांपल इस तरह भी हो सकती है, 10 रेज़ टू पावर एक्स, 0.5 रेज़ टू पावर एक्स एंड e रेज़ टू पावर एक्स, वेयर b ग्रेटर देन 0 के, ये जो आपकी बेस है ये ग्रेटर देन 0 होगा, एंड b इज नॉट इक्वल टू 1 इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन टू द बेस b। स्टूडेंट्स क्लियर है। ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में पड़ा हो उसको सिंपली हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। और जब हम ग्रोथ मॉडल या डिके मॉडल यूज करते हैं तो हम वहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज करते हैं। और जब हम जा रहे हैं नॉन लीनियर मॉडलिंग की तरफ, अगर इनका ग्राफ भी देखेंगे ना स्टूडेंट्स, पहले जो हम ग्राफ देखते थे वो ग्राफ हमारे पास किस तरह से होते थे, वो ग्राफ हमारे पास इस तरह से होते थे, स्ट्रेट लाइंस। लेकिन जब हम इनके ग्राफ्स को, नॉन लीनियर मॉडल के ग्राफ्स को स्टडी करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से होंगे, स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक्सपोनेंशियली वो ग्रोथ करेगा या डिके करेगा। सिंपल। यहां से अब जो हमने चीज देखनी है अपने मतलब की, वो एक एग्जांपल देखेंगे, उसको समझेंगे और देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें कैसे हेल्प आउट करते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग में, और कैसे सिनेरियोज होंगे तो हमने एक्सपोनेंशियल मॉडल्स यूज करने हैं और उनको किस तरह से सोल्व करना है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखते हैं, एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। फॉर वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेडिकेशन, सपोज दैट हाफ ऑफ द medication in the body is exerted from the blood stream by the kidney every 3 hours। वो कह रहा है जी एक स्पेशल टाइप ऑफ मेडिकेशन हो रही है और उस मेडिकेशन में होता ये है कि हर 3 घंटे बाद दी गई मेडिसिन आधी रह जाती बॉडी में, ठीक है। और वो लिखा है फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम बाय द किडनीज के, ये वो किडनी हेल्प आउट करती है कि उस मेडिसिन की जो डोजेज है वो हाफ रह जाती है हर 3 घंटे के बाद। फिर वो कहता है कि थस फॉर एन इनिशियल डोज ऑफ 100 मिलीग्राम, हम ये फोकस करें कि 100 मिलीग्राम स्टार्ट में था, तो आफ्टर 3 आवर्स द कंटेंट इन द बॉडी वुड बिकम हाफ, यानी हर 3 घंटे बाद वो हाफ हो जाएगी। तो 100 का हाफ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 50 मिलीग्राम। एंड आफ्टर नेक्स्ट 3 आवर्स, 3 and 3 make 6, so our total after 6 hours the amount remaining in the system will be 25 मिलीग्राम। यानी कि पहले एक हाफ ऐड हुआ,
फिर दूसरा हाफ ऐड हो गया, इसी तरह यानी पहले 1 हाफ, फिर 2 हाफ, फिर और 3 घंटे बाद यानी टोटल 9 घंटे बाद कितना हो जाएगा जी वो 12.5 मिलीग्राम। तो कहते हैं कि क्यों ना इस सिस्टम को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम इस तरह से इसको लिख लें, इस फंक्शन को, कि एफ ऑफ एन जनरल फॉर्म इसकी बना लें कि 100 स्टार्ट में थी मल्टीप्लाई बाय 1/2 रेज टू पावर n, इसको एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। ये एक डिके प्रोसेस की एग्जांपल है, ठीक है, कि 100 इनिशियल डोजेस थी, n स्टैंड हो रहा है नंबर ऑफ इंटरवल्स, और एक इंटरवल स्टैंड हो रहा है 3 आवर्स के लिए, कि हर 3 आवर्स बाद वो मेडिसिन हाफ रह जाती है। तो अगर हम n की जब 1 पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 50 आ जाएगा, अगर 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 25 आ जाएगा, अगर 3 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 12.5 आ जाएगा। तो एक उसने सिंपल वे बता दिया लिखने का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। थोड़ा सा आगे देखते हैं, इसी फंक्शन को उठाते हुए उसने आपके पास एक एग्जांपल बनाई है। अ फंक्शन इज गिवन बाय फार्मूला a इज इक्वल टू एफ ऑफ n 100 multiplied by 1/2 raised to power n, where a is the number of milligrams of medication remaining in the body and n is the number of 3 hours interval of time. Find the amount remaining in the body system after 10.5 hours. तो सोल्यूशन देखते हैं जी, वही सवाल है, सेम है। अब उसने हमसे ये मांगा है जी फाइंड द अमाउंट रिमेनिंग इन द बॉडी सिस्टम आफ्टर 10.5 आवर्स। अच्छा, फंक्शन में हमने बात की थी कि ये n के साथ इसको रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है, ये फंक्शन ही यहाँ पे लिखा हुआ है। n जो है, n हमारे पास स्टैंड कर रहा है फॉर 3 आवर्स इंटरवल। जब n इज इक्वल टू 1 होगा तो इसका मतलब है कि 1 शो कर रहा है 3 आवर इंटरवल, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो अभी हमने ये बॉडी में फाइंड करना है कि रिमेनिंग कितना रहता है वो मेडिसिन आफ्टर 10.5 आवर्स। तो हमें 10.5 आवर्स को पहले कन्वर्ट करना है n के अंदर। तो n अगर हमारे पास एक जो n है वो शो करता है 3 आवर्स को, तो यहां पे जो n हमारे पास निकलेगा टोटल आवर्स कितने हैं 10.5, और एक जो n है वो स्टैंड होता है 3 आवर्स के लिए। तो आप 10.5 को किससे डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो आपके पास n की जो वैल्यू आएगी 3.5। मतलब इसी फार्मूला में हम n की जगह अगर 3.5 पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बॉडी 10.5 आवर्स के बाद कितनी रह जाती है। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टूडेंट्स आपके पास मौजूद है, a इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 1/2 रेज़ टू पावर n फार्मूला। यहाँ पे भी उसने ये चीज़ मेंशन कर दी है, थर्स फॉर 10.5 आवर्स n इज इक्वल टू 3.5, ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है। तो आप इसमें जहाँ जहाँ n आ रहा है उसको 3.5 पुट करें, तो आफ्टर 10.5 hours you have 8.8375 milligrams of that dosage in your body. Hope so this is clear to you. Now moving further to this PDF. यहाँ पे स्टूडेंट्स ग्राफ हैं, ग्राफ्स पे मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सिंपल है, यानी कि नंबर्स है, नंबर्स ड्रा करके तो ग्राफ बनाया, ये हमने सीखा हुआ है, ये आपको आता है। कोई चीज़ नहीं समझ आएगी तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा से। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद हमने एप्लीकेशंस की तरफ जाना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, ये हमारा काम है आज बेसिकली, ठीक है। इस पे भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और साथ में जल्दी से हम इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। जब हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करनी है तो ये सिंपल याद रखें कि जब हम ग्रोथ प्रोसेस को डिस्कस करते हैं या हम डिके प्रोसेस को यूज करते हैं तो वी एक्चुअली टॉक अबाउट द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की दो तरह की टाइप्स होंगी जिसको हम डिस्कस करेंगे, एक होगा जनरल ग्रोथ फंक्शन और जनरल डिके फंक्शन, और एक होगा नेचुरल ग्रोथ फंक्शन और नेचुरल डिके फंक्शन। अब आपने ये जनरल और ये जो नेचुरल है ना, एक्सपोनेंशियल है, दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी, जनरल भी और नेचुरल भी, इनके अंदर आपने डिफरेंस करना है और डिस्टिंग्विश करना सीखना है। कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जनरल है या ये हमारे पास है स्टूडेंट्स नेचुरल है, ओके। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक फार्मूला याद करना है, एक चीज याद रखनी है कि जब हमने बात करनी है ना जनरल के लिए, तो उसके लिए डिके का और ग्रोथ का फार्मूला आप लोगों ने याद करना है। ग्रोथ प्रोसेस के लिए एक फार्मूला होगा और एक डिके प्रोसेस के लिए होगा, ये फार्मूला आपके पास लिखा है। वी यूज द फार्मूला a इज इक्वल टू p 1 प्लस r% रेज़ टू पावर n, ये हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स ग्रोथ के लिए। और जब हम बात करेंगे डिके के लिए तो इस प्लस को हम रिप्रेजेंट कर देंगे माइनस के साथ। यहां पे एक वो वर्ड और यूज कर रहा है, कहते हैं कंपाउंड अमाउंट इज एन एग्जांपल ऑफ जनरल ग्रोथ फंक्शन। जहां पे हमारे पास कंपाउंड अमाउंट का जिक्र आता है वहां पे हम हमेशा यूज करते हैं स्टूडेंट जनरल ग्रोथ फंक्शंस या जनरल डिके फंक्शन, जहां पे हमारे पास कंपाउंड अमाउंट का आता है कॉन्सेप्ट।
फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड अमाउंट हेयर सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग, ये जो आपके पास लिखा है एज इक्वल टू पी 1 + r%n। तो पी स्टैंड होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक वर्ड में लिख रहा हूँ बेस, यानी जो इनिशियल हमारे पास वैल्यू दी होती है उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। आर से मुराद होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज, और इसको आपने जब भी रेट दिया होता है आपने 100 से डिवाइड करना होता है, ठीक है, और उसको डेसिमल पॉइंट में हम यूज करते हैं। एन होता है नंबर ऑफ टाइम पीरियड, और ए से मुराद होता है टोटल अमाउंट, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। अब एक एग्जाम्पल करते हैं और ये आपको क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल 2 है जी, प्रिंसिपल ऑफ ₹25,000 इज डिपॉजिटेड, 25,000 रुपया डिपॉजिट करवाया गया है किसी बैंक में किसी जगह पे। फाइंड द टोटल अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द प्रिंसिपल इज डिपॉजिटेड एट 8% एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली फॉर 15 ईयर्स। जब ये कंपाउंड का वर्ड आ गया तो इसका मतलब ये जनरल ग्रोथ प्रोसेस का क्वेश्चन है। और स्टूडेंट वो जो पैसा जमा करवाया गया है 8% एनुअली के हिसाब से जमा करवाया गया है कि हर साल के बाद उसके ऊपर 8% इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, यहां से आप लोगों ने एक चीज याद रखनी, जब भी जनरल आपके पास आएंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन उनमें ईयर्स में बात होगी, ठीक है, उनमें एक डिस्क्रीट डाटा यूज होगा, यानी कि अलग अलग ईयर की बात होगी। जब नेचुरल बात होगी वो एक्सपोनेंशियली बात होगी और हर सेकंड में वो प्रोसेस चल रहा होगा। यानी एक सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जब जनरल की बात करनी है तो वो डिस्क्रीट डाटा है, जब हमने नेचुरल की बात करनी है तो वो कॉन्टिन्यूस डाटा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर एक बंदे ने पैसे जमा करवाए हैं बैंक में 25,000 रुपया उसने जमा करवाया, तो उसको वो पैसे मिलने हैं हर साल के बाद, इंटरेस्ट उसका मिलना है। अगर उसने आफ्टर 11 मंथ वो विदड्रॉ करवाए हैं तो उसको वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट कब मिलना था, वो ईयर कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। यानी पर ईयर में बात हो रही है, डिस्क्रीट डाटा हो रही है। लेकिन अगर वही नेचुरल प्रोसेस होता तो हर सेकंड में उसका इंटरेस्ट मल्टीप्लाई होता है। कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपकी ये जो कंप्रीहेंशन है वो बेस्ट हो जाएगी कि कब हमने जनरल वाला फार्मूला यूज करना है और कब हमने नेचुरल वाला यूज करना है। ओके, तो अभी ये सवाल था, इसमें देखें जी, पी की वैल्यू हमारे पास गिवन है जी 25,000, रेट उसने दिया 8% पर एनम पर एनुअली, जिसको हमने 8 को डिवाइड किया 100 से तो हमारे पास आ जाता है 0.08, लाइक 8 डिवाइडेड बाय 100। जब भी रेट परसेंट दी जानी है तो आपने इसको डेसिमल पॉइंट में ही यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, टाइम है हमारे पास 15 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे उसने बात की थी एनुअली तो हमने इसको डायरेक्ट टी को लिख लिया 15 ईयर्स। अगर वो यहाँ पे बात करता हाफ ईयरली तो एन हमारे पास हो जाता 30, क्योंकि एक साल में फिर 2 दफा इंटरेस्ट लगता। स्टूडेंट फार्मूला हमने यूज किया P1 + r⁻n, सारी वैल्यूज पुट की हैं, कैलकुलेटर ने आपको इसका कंपाउंड अमाउंट निकाल दिया कि इतने पैसे उसको 15 साल बाद मिलेंगे, 79,304। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं कि टोटल अमाउंट जो उसने कंपाउंड अमाउंट हासिल किया उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दें। तो कंपाउंड अमाउंट थी हमारे पास 79,304, इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट को हमने माइनस किया तो स्टूडेंट हमारे पास आ गया 54,304। होप्स हो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम ग्रोथ फंक्शन की, फिर हम देखेंगे डिके फंक्शन की। और अभी बात कर रहे हैं हम किसकी स्टूडेंट, जनरल एक्सपोनेंशियल प्रोसेसेस की। अभी ग्रोथ को डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे, आपके पास आएगा डिके प्रोसेस। एग्जाम्पल नंबर 3 है जी, द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन विलेज इज 62,500। एक विलेज है जी, उसकी पॉपुलेशन इतनी है, व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स इफ इट इंक्रीजेज कॉन्स्टेंटली एट द रेट ऑफ 4% एनुअली। यहां पे भी देखें, हमने एक तो इसकी पॉपुलेशन मालूम करनी है 3 साल बाद, और उसमें जो रेट बढ़ रहा है क्या वो एक्सपोनेंशियली नेचुरली बढ़ रहा है या वो जनरल केस है। इट इंक्रीजेज कॉन्स्टेंटली, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन कॉन्स्टेंटली हो रहा है, यानी एक जैसा हो रहा है, उसमें कोई कंटिन्यूस चेंज नहीं आ रही, ठीक है, एट अ रेट ऑफ 4% एनुअली। तो ये जो इस तरह के वर्ड्स आने हैं कॉन्स्टेंटली और एनुअली, ईयरली, तो इनसे हमें आइडिया होता है कि ये जनरल ग्रोथ प्रोसेस के क्वेश्चन है। अब इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है स्टूडेंट्स, अब आपने जब पिछले क्वेश्चन में हमने सिंपल पी से लिखा था, यहाँ पे पॉपुलेशन का ही क्वेश्चन है और हमने बाद में भी पॉपुलेशन ही निकालनी है, तो हमने इनिशियल पॉपुलेशन, चले बेस पॉपुलेशन कह देते हैं उसको, पी नोट से लिख दिया। रेट उसने बताया था 4% है और नंबर ऑफ ईयर्स है 3। तो हमने फार्मूला वही वाला फार्मूला है, आप इसमें पी लिखना चाहें पी लिख लें, ए लिखना चाहें ए लिख लें। आप सिंपली इसको याद रखने के लिए ये कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए नोट 1 + r रेट परसेंट 4⁻n। तो अगर आपने पॉपुलेशन का क्वेश्चन है तो यूज कर लें पी, या जनरल अगर आप ए भी यूज करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट वैल्यू लिखी जो इनिशियल वैल्यू थी, रेट परसेंट ए लिखा,
टाइम पीरियड लिखा, कैलकुलेट किया, तो हम बता सकते हैं कि 3 सालों बाद उस जगह की पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टू प्रीडिक्शन ऑफ द रिजल्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं जी, आप डिके की देखेंगे। याद रखना है कि जनरल एक्सपोनेंशियल और नेचुरल में क्या फर्क है, ये नहीं आप लोगों ने भूलना। फिर देखें, अब ये एग्जांपल है हमारे पास जनरल एक्सपोनेंशियल डिके प्रोसेस की। इफ एन ऑटोमोबाइल, ये वर्ड छुपा हुआ है जी डेप्रिशिएट्स। डेप्रिशिएट का मतलब है कि ये डिके का क्वेश्चन है, ठीक है। ग्रोइंग है तो उसका मतलब ग्रोथ का है। इफ एन ऑटोमोबाइल डेप्रिशिएट्स इन वैल्यू 5% एवरी ईयर। अब यहां भी बात आ गई जी एवरी ईयर, हर साल, डिस्क्रीट डाटा, हर साल, कंटिन्यूसली नहीं, यानी इन द ईयर नहीं, थ्रू आउट द ईयर नहीं, आफ्टर एवरी ईयर। ओके, एट द एंड ऑफ 4 years व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ऑटोमोबाइल परचेज फॉर ₹12 लाख। तो 5% हर साल हो रहा है जी। 4 साल बाद देखना है कि 12 लाख रुपए का जो ऑटोमोबाइल परचेज किया गया था उसकी कीमत क्या रह जाएगी। हेयर इनिशियल वैल्यू उसने अब V से लिख लिया, तो आपने इससे परेशान नहीं होना, आप इसको A नोट से फिर से रिप्रेजेंट कर सकते थे। V नोट उसकी बेस वैल्यू है 12 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है जी 5% और नंबर हम यूज कर रहे हैं जी 4 साल। फार्मूला वहां पे मैंने बताया था प्लस यूज हो रहा था, जब डिके का क्वेश्चन होगा तो उसमें ये माइनस यूज होगा, ये आपने याद रखना है। V इज इक्वल टू V नोट 1 माइनस R रेज़्ड टू पावर n। ये वैल्यूज एज इट इज आप कैलकुलेटर में लिखें, सारी ये सिंबल्स मौजूद होते हैं कैलकुलेटर्स में, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा ₹977408। होप्स हो कि यहां तक आपको बड़े अच्छे से मॉडलिंग क्लियर है। नाउ मूविंग फर्दर, अब स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे नेचुरल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शंस के बारे में, ग्रोथ प्रोसेसेस के बारे में, फिर नेचुरल एक्सपोनेंशियल डिके के बारे में भी हम बात करेंगे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ प्रोसेस कैन बी कैरेक्टरिस्टिक बाय अ कांस्टेंट परसेंटेज इंक्रीजेस इन वैल्यू ओवर टाइम। ये देखें, पूरे टाइम में हर टाइम वो इंक्रीज हो रहा होगा, वैल्यू ओवर टाइम, ठीक है। ये एक कॉन्टिन्यूस डाटा होता है, यानी कि जब कंटिन्यूस प्रोसेस हमारे पास चल रहे होते हैं तो वहां पे हम ये मॉडल यूज करते हैं, और ये मॉडल जो हमने यूज करना है ये उसकी टाइप होती है, ये उसका फार्मूला है V इज इक्वल टू V नोट ERT। दोनों में फर्क थोड़ा सा ही है। जब हम जनरल की स्टूडेंट्स बात कर रहे थे, जनरल में हम लोग किस तरह से यूज कर रहे थे, यानी यही अगर V था तो V को हम किसके इक्वल लेते थे, V नोट 1 प्लस RT, यानी जो चीज पहले से पड़ी होती थी उसमें जितने टाइम का इजाफा होता था और रेट ऐड होता था हम उतने टाइम उसको ऐड कर लेते थे। ये होता था हमारे पास जनरल केस, G से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लेकिन अच्छा, उसमें हम ग्रोथ में प्लस यूज करते थे और डिके में हम माइनस यूज करते थे। जब हमने नेचुरल की बात करनी है, नेचुरल की जब भी हमने बात करनी है तो मॉडलिंग हम इस तरह से करेंगे, V इज इक्वल टू V नोट, वहां पे वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा होता है या कम हो रहा था तो हम लिखते हैं E की पावर RT। ये हम बात करते हैं ग्रोथ के लिए। इसी में जब हम बात करेंगे डिके के लिए तो ये मॉडल बन जाएगा V इज इक्वल टू V नोट E की पावर माइनस RT। सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है, दो ही, यानी एक ही फार्मूला है उसके लिए जनरल के लिए और एक ही फार्मूला है आपके पास नेचुरल के लिए, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। ग्रोथ होगी तो प्लस होगा, अगर डिके है तो वो माइनस होगा। तो स्टूडेंट ये फार्मूला है, ये आपको पता है कि V क्या है जी, जो हमने निकालनी होगी टोटल वैल्यू, V नोट होगी बेस वैल्यू, एक्सपोनेंशियल की फंक्शन वैल्यू 2.71 ऑलमोस्ट होती है, कैलकुलेटर पे ये बटन मौजूद होता है। R हमें बताया जाएगा, रेट भी और टाइम भी हमें बताया जाएगा। एक एग्जांपल करते हैं तो ये और मजीद आपके पास क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 है जी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मजे की एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। कहता है द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री वाज 100 मिलियन इन 1970। ये बेस वैल्यू आ गई, ठीक है। 1970 में एक जगह की पॉपुलेशन थी 100 मिलियन। इट हैज बीन ग्रोइंग सिंस दैट टाइम एक्सपोनेंशियली एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 4% पर ईयर। अब इसमें जो वर्ड छुपा है वो ये एक्सपोनेंशियल। जब अभी एक्सपोनेंशियल का वर्ड आएगा तो समझ लें कि वो आपके पास नेचुरल केस है, वो आपके पास जनरल केस नहीं है, ठीक है। रेट हमारे पास आ गया 4% पर ईयर। पहला सवाल उससे मांगा है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एट एनी टाइम T। एट एनी टाइम T तो मतलब T की जगह T ही रहेगा, एक जनरल वो वैल्यू हमसे मांग रहा है। तो रेट हमें दिया है, हमें पता है कि मॉडलिंग के लिए फार्मूला क्या यूज होगा, V इज इक्वल टू V नोट ERT। स्टार्ट में हमारे पास 100 मिलियन है, यूनिट भी हम मिलियन यूज कर रहे हैं। पॉपुलेशन जो बेस है हमारे पास 100 मिलियन है, इंटू E रेज़्ड टू पावर 0.04 T। ये रेट हमारे पास 0.04 कैसे आया, रेट था हमारे पास 4%। 4 को जब हमने डिवाइड किया 100 के साथ तो हमारे पास आ गया स्टूडेंट ये 0.04। तो वैल्यूज लिखी, ये हमारे पास जनरल फॉर्म बन गई है कि एट एनी टाइम T इसकी जो पॉपुलेशन होगी इस एरिया की वो होगी V इज इक्वल टू 100 E रेज़्ड टू पावर 0.04 टाइम्स T।
सेकंड क्वेश्चन है जी, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन द ईयर 1995। 1995 में हमने इसकी पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 1970 से। तो 1970 से और 1995 में स्टूडेंट्स कितना टाइम बनता है? t इज इक्वल टू 25। तो यही वाली वैल्यू में हमने टाइम की जगह टाइम की वैल्यू लिख देनी है 25। हल करने पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 271.83। क्योंकि यूनिट मिलियन था तो एंड पे हम मिलियन इसमें ऐड कर देंगे। होप सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब लास्ट इसमें एक क्वेश्चन और था, फाइंड द प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन द ईयर 2030। सिर्फ चेंज इसमें क्या हो रहा है? टाइम चेंज हो रहा है। पहले 1970 से 1995 था, अब 1970 से हमने चले जाना है 2030 पे। तो ये तकरीबन 60 ईयर्स का टाइम बनता है। तो 60 हम पुट कर देंगे टी की जगह पे। सो सॉरी, टाइम की जगह स्टूडेंट्स हमने पुट कर दिया 60। तो फिर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इंटरप्रेट आप खुद भी इसको कर सकते हैं, कुछ इसने किया भी होगा, दिखा देता हूँ नीचे। ये देखें जी, स्टूडेंट 60 पुट किया है, तो 60 पुट करने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 1102.33 मिलियन। होप सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब एक एग्जांपल हम कर लेते हैं डिके प्रोसेस की। फार्मूला वही है, सिर्फ मॉडल में क्या हुआ? v इज इक्वल टू वी नोट ई रेस्ट पावर माइनस आर टी। माइनस का सिर्फ एडिशन हुआ है, प्लस की जगह पे माइनस आ गया क्योंकि ये डिके का क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, इसकी भी लास्ट वाली, फिर एक्सरसाइज दिखाऊंगा तो और आपको समझ आएगी कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। द रीसेल वैल्यू ऑफ सर्टेन इक्विपमेंट इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली एट कांस्टेंट रेट ऑफ 10% एनुअली। ठीक है, ये देखें फिर वर्ड आ गया एक्सपोनेंशियली। तो ये एक याद रखने का बड़ा अच्छा ट्रिक है कि जहां पे एक्सपोनेंशियल का वर्ड यूज होता है वो आपके पास क्या होता है? नेचुरल प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट एट एनी टाइम फाइंड आउट करनी है, वही फार्मूला सिर्फ माइनस के साथ, क्योंकि डिके प्रोसेस और डिके प्रोसेस का हमें कैसे पता चलेगा? इस तरह से वर्ड यूज होंगे। या इंक्रीजिंग होता तो ग्रोथ होता, डिक्रीजिंग हो रहा है तो वो डिके है। तो जैसे डेप्रिशिएट पिछले क्वेश्चन में एक वर्ड यूज हुआ है, तो ये आपको सेंस आ जाएगी कि ये डिके है या ग्रोथ है। तो वैल्यूज लिखिए स्टूडेंट्स, डॉलर्स में थी इसकी वैल्यू, तो हमारे पास इसकी तकरीबन ये बनी है जनरल फॉर्म, v इज इक्वल टू 100,000 इंटू एक्सपोनेंशियल रेस्ट टू पावर माइनस 0.10 टाइम्स टी। तो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोजेक्टेड वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट आफ्टर 5 ईयर्स एंड देन आफ्टर 10 ईयर्स। एक दफ़ा टी को आप 5 पुट कर लेंगे, फिर एक दफ़ा आप टी को 10 पुट कर लेंगे, तो आपके पास स्टूडेंट दोनों आंसर्स मौजूद हो जाएंगे। अब चलते हैं, थोड़ी सी इसकी एक्सरसाइज आपको दिखा देता हूँ। एक्सरसाइज में कुछ भी न्यू नहीं है, पहला वही सवाल है फंक्शन वाला जो हमने किया था, लेकिन अब एक दफ़ा टाइम को 15 आवर्स यूज़ करना और एक दफ़ा 22.5। और हमें कहता है कि टाइम जो n हमारे पास है वो कैसे था? 3 आवर्स इंटरवल है, तो 15 को भी डिवाइड करोगे 3 से, यानी n आप पुट करोगे इसमें 5 और इसमें n बनेगा आपके पास 7.5। ठीक है, क्योंकि एक n 3 आवर्स के इक्वल है। सेकंड क्वेश्चन जो इसमें था, पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन सिटी 1,62,500, व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 5 ईयर्स इफ इट इज इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली। ये देखें फिर इंक्रीजेज कॉन्स्टेंटली, ये जो वर्ड आपको मिल गया इसका पता चल गया कि ये जनरल फंक्शन है, तो ये भी जनरल ग्रोथ फंक्शन है। ठीक है, तीसरा सवाल जो है उसमें क्या हो रहा है जी? इंक्रीजेज एवरी ईयर एट 10% एनुअली। ठीक है जी, एवरी ईयर, यहाँ पे हमें ये वर्ड मिल गया एवरी ईयर। क्लियर, तो ये भी किसका क्वेश्चन है? जनरल का। फोर्थ जो क्वेश्चन है इसमें वो जनरल भी मांग रहा है और कह रहा है जी नेचुरल, दोनों से ही आपने करना है। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, इसमें वो हमें फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें उसने मॉडल ही खुद से दे दिया और वो मॉडल कौन सा? एक्सपोनेंशियल मॉडल है, ये आप लोग कर लेंगे। इसके बाद फर्दर मूव करते हैं जी सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में मेरे पास मॉडल भी गिवन है और मुझे वर्ड भी नजर आ गया था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। तो नीचे आंसर्स दिए गए हैं, इनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना देता हूँ आप लोगों के लिए एक्सरसाइज के लिए। पहले तो कोशिश करें आप लोग इसको खुद करने की, अगर नहीं होगी तो मेरे आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इसकी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।